Hello students, this is your Ramakrishna sir, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट श्री विद्या आराधना एकेडमी नांदेड़। आज के लेक्चर में हम ब्लैक बुक में दिया गया लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स टू द बेस ई माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 2n sin x बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 2n। इतना दिया है। पहले आप लिमिट लगा के देख लीजिए। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो यहाँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो x टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी का मॉडल जा रहा है और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी है। अब x टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी सीधा इन्फिनिटी नहीं देता है, ये तीन अलग अलग केसेस बनाना पड़ता है। पता है क्या क्या केसेस है? अब अगर x का वैल्यू लेस देन 1 मतलब 0 से लेके 1 के बीच में है, कौन सा भी डेसिमल वैल्यू हो 0.1 0.2 0.999 ऐसा कुछ भी वैल्यू ले लो, उसको आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया ना, वो आपका आंसर 0 बना देता है। ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में जब x का वैल्यू रहता है तो x टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी क्या आंसर देता है? 0। ठीक, अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 बन गया तो 1 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी है। 1 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी जनरली बच्चे ये कंफ्यूज हो जाता है कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसका हमारा कुछ फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है 1 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी का? क्या फॉर्मूला है? e टू द पावर ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ये सम g ऑफ x इनटू f ऑफ x माइनस 1 है, ऐसा फॉर्मूला है। याद है? ये तो याद रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस केस का, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली 1 हो रहा है ना, तो एग्जैक्टली 1 हुआ तो आंसर 1 ही होता है। ये केस अलग है, ये केस अलग है। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? जब x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होता है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू ऐसा आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर 1 ही आएगा। लेकिन जब यहाँ जो भी 1 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी हम बोलते हैं, यहाँ वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं होता है। ये सारे के सारे टर्म्स जो भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स बोलते हैं हम लोग, वो टेंडिंग टुवर्ड्स 1। ओके, उस तरफ जाता है, 1 की तरफ जा रहे, उतना ही है। एग्जैक्टली 1 पे नहीं है, वो 1 की तरफ जा रहे तो लिमिट का वैल्यू किधर जा रहे, वो इस केस का है इंडिटरमिनेट फॉर्म का। समझे बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो कौन सा भी वैल्यू हो 1.1 1.0001 कितना भी वैल्यू होने दो, अगर उसको आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया ना, वो आंसर इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये वैल्यू जो x टू द पावर ऑफ 2n का वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं तो इन्फिनिटी भी हो सकता है। जैसा n का वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है तो हमको 3 केसेस तो बनना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, हम 3 केसेस बनाएंगे। चलो ये इसका तो जरूरत नहीं है, ठीक है, हम आगे चलेंगे। ओके, केस 1 व्हेन x इज लेस देन 1, x का वैल्यू लेस देन 1 ले रहे हैं तो उस केस में ये क्या देता है? x टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी, वो वैल्यू तो 0 ही दे देता है। तो आपका जो लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का वैल्यू ये 1 से कम वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ऑलरेडी है। तो कि इसकी वजह से हमारा जो आंसर आ रहा है log e 2 प्लस एक्स माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 2n साइन x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 2n। ठीक है, ये अगर लिमिट का वैल्यू x n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है और x का वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो ये केस के वजह से हमारा आंसर ये तो 0 बन जा रहा है, ये भी 0 बन जा रहा है। तो हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस इस लिमिट लगाने से हमारा आंसर आ जा रहा है log e 2 प्लस 1 विच इज 3। सो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा log 3। कब? जब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस पे। अब ऑप्शन एक बार देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन तो सही है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दे रहे हैं? log 3 टू द बेस e। ठीक है, समझ में आया? ये पहला केस है। अब दूसरा केस भी ऐसा ही कर लेंगे। जब x इज इक्वल टू 1 हो गया, जब एग्जैक्टली 1 मतलब फंक्शन का वैल्यू हम निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1। तो जैसा आपने x इज इक्वल टू 1 रखा, हमारा जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? log e 2 प्लस एक्स माइनस
एक्स टू द पावर ऑफ 2n, एक्स टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी, तो जब x का वैल्यू 1 ले रहे हैं ना, तो 1 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी 1 ही देता है, तो इसकी वजह से यहाँ 1 लिख देते हैं, और साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इतना देते हैं। ये कब हो रहा है? जब f ऑफ 1 का हम वैल्यू निकाल रहे हैं एग्जैक्टली। ओके, सो वो सब्स्टिट्यूट करने से अब x का वैल्यू 1 तो लगना चाहिए, log ही 2 प्लस 1 3 हो गया, माइनस साइन 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ दो लिमिट्स ऑपरेट होता है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड x टेंड्स टू 1। ओके, वो दोनों लिमिट्स का देखना पड़ता है। ये हो गया केस 2, समझे? केस 2 जब x का वैल्यू 1 होने से। ओके, अब तीसरा केस आता है, केस 3 जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, उस केस में हम कैसे करेंगे? x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने से वैल्यू क्या किधर जा रहा है? इन्फिनिटी को तो जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है। जब हमारा वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड होता है, हमारा को बहुत अच्छे से प्यारा सा फॉर्म है, जो टर्म इन्फिनिटी को जा रहा है, जो हाईएस्ट पावर है उसको खींच के बाहर लेकर आओ और नीचे चले जाता है। ठीक है, तो वैसा ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log e 2 प्लस x माइनस x टू द पावर ऑफ 2n साइन x बाय 1 प्लस x टू द पावर ऑफ 2n। ठीक है, अब क्या करना है, जो टर्म इन्फिनिटी को जा रहा है उस टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर लेकर आते हैं। सो लिमिट n x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x टू द पावर ऑफ 2n जब आपने कॉमन ले लिया है, तो आंसर आएगा log e 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 2n माइनस साइन x अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 2n, इधर से भी कॉमन लेने से 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 2n प्लस 1 आएगा। समझ में आया ये बात? एक्स टू द पावर ऑफ 2n कॉमन जा रहा है, बस जिस टर्म में एक्स टू द पावर ऑफ 2n नहीं है इसलिए डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्स टू द पावर ऑफ 2n एक्स टू द पावर ऑफ 2n कैंसिल आउट हो गया, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में अब बस क्या होता है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ रहा है, 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0 ही होता है, तो ये पूरा टर्म हमारे लिए 0 बन जाता है, ये भी 0 बन गया है। समझे? अब क्या बचा? देख लो, जैसा आपने x इज इक्वल टू 1 रखा, फाइनली माइनस साइन 1 अपॉन 1, ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस साइन 1 आ गया है। ठीक है, अब ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आया log 3 और राइट हैंड लिमिट आया x इज इक्वल टू 1 पे माइनस साइन 1, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 गलत ऑप्शन है। ओके, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस साइन 1 आया, ये तो सही ऑप्शन है हमारे लिए। और फोर्थ वन ऑप्शन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस पे तो एक लिमिटेड वैल्यू ही आ रहा है ना, तो अगर यहाँ 1 लिखा होता तो ये सही आंसर होता, लेकिन 1 प्लस पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, सो ये हमारे लिए गलत आंसर है। तो इसमें क्या क्या सही है? दूसरा और तीसरा। समझ में आया बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी। चलो मैं लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया है और जी ऑफ एक्स बोल रहा है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी such that 0 less than or equal to t less than or equal to x and x belongs to 0 से लेके पाई तक। ठीक है, x belongs to 0 to pi and और जब x का वैल्यू पाई से ज़्यादा है, ग्रेटर देन पाई है, तो आंसर आना चाहिए, फंक्शन लेना है sin x माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ 0 भी इंक्लूडेड है, 0 भी इंक्लूडेड है, पाई भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ग्रेटर देन पाई चल रहा है। ये क्वेश्चन है। अब ये मॉडल है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है,
आजकल जेई मेंस में ये क्वेश्चन थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन, हल्का वाला क्वेश्चन डालना शुरू किया है। आगे जाके 2-3 साल में ये मॉडल रिपीटेटिव मॉडल में आ जाता है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें क्या इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है। मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, हमारा पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स तो कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ टी क्या हो जाता है, एफ ऑफ टी कॉस टी होता है। तो हमको क्या करना है, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, मिनिमम ऑफ कॉस्ट फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है। कहाँ, जब t का वैल्यू 0 से लेके x के बीच में है और x का वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में है, x के वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में है। चलो पहले एक बार ड्रॉ कर लेते ग्राफ इसका, ठीक है। हाँ, ये हमारा 0 से लेके पाई के बीच में रीजन में ले लिया, ठीक है। तो x वैरी हो रहा है 0 से लेके पाई के बीच में, फर्स्ट वाला केस में, ओके। अब हमको इस बीच में कौन सा भी एक पॉइंट, मान लो π/2 ले लिया, जनरली π/2 cos 90 0 होता है इसलिए हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये π/2 वैल्यू ले लिए ना, तो ये जो 0 से लेकर x के बीच में, यहाँ मेरा जो भी t वैल्यू है ये इसके बीच में घूमता रहेगा, इसके बीच में वैल्यू फाइंड आउट करता रहता है, ताकि मेरा cos x का वैल्यू और cos t का वैल्यू कहाँ मिनिमम आता है, समझे। देख लो ग्राफ, cos x का ग्राफ जनरली क्या आता है, ग्राफ से समझ लेंगे इसको। cos x का वैल्यू ऐसा हमारा ग्राफ आ जाता है, ठीक है। अब मैं π/2 तक लिया, मान लो 0 से लेके x के बीच में बोला, तो x में π/2 कंसिडर कर रहा हूँ, 0 से लेकर 90 के बीच में। अब उसके बीच में कौन सा भी t वैल्यू जो है ये क्या करता है, यहाँ हर एक वैल्यू के लिए फाइंड आउट करता है, हर एक वैल्यू को मेजर करता है। अगर दो वैल्यू, यहाँ एक वैल्यू यहाँ एक वैल्यू ले लिया इनके बीच में, तो कौन सा वाला मिनिमम है उस पॉइंट को कंसिडर कर लेता है फंक्शन। तो इस केस में यही आएगा, ठीक है। इस केस में ये पॉइंट क्या आएगा, अगर मैं यहाँ लिमिट लिया तो ये आएगा, यहाँ लिया पॉइंट तो ये आएगा। तो मतलब जो मिनिमम वैल्यू है इस केस में, फंक्शन एक्चुअली cos x को ही फॉलो करता है। ये क्यों हो रहा है, ये जो फंक्शन दिया जा रहा है ना, ये फंक्शन एक्चुअली डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेफ्ट से लेकर राइट तक आ रहा है, तो वैल्यू हमारा वैल्यू नीचे आने लग गए, तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, समझ में आया। तो जैसा आपने डिक्रीजिंग वैल्यू है, दो वैल्यूज के बीच में अगर आपने मिनिमम वैल्यू लेना है, तो यहाँ पे ही आता रहता है ना, जब आप आगे जाते रहते हैं तो वैल्यू नीचे ही आ जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, वही हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाता है, समझ गए, ठीक है। तो मतलब यहाँ ये पूरा का पूरा करने में हमारे को क्या लेना है, एक्चुअली जी ऑफ एक्स फंक्शन के लिए जब x का वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में रह करता है, तो हमको बस cos x ही लेना है, ओके। कभी कभी क्या होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग बन जाता है, इंक्रीजिंग बन जाता है। तो इंक्रीजिंग का केस मान लो sin x का ही है, 0 से लेके π/2 के बीच में मैं ले रहा हूँ। तो इस केसेस में अगर वो मिनिमम बोल देता है ना, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी, अगर इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स के बिना साइन एक्स, cos x के बिना sin x दे देता है, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है, ये तो 0 ही बनता है, क्योंकि हम कौन सा भी दो वैल्यूज ले लो, उन दो वैल्यूज के बीच में जो मिनिमम वैल्यू रहेगा इधर ही रहता है, ठीक है। तो इन दोनों में तो फिर ये मिनिमम वैल्यू ये पे ही रह जाता है, समझ में आ रहा है। तो वो रीजन में जो वैल्यूज का एक्स का रीजन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसमें से मिनिमम वैल्यू लेता है फंक्शन, समझे। तो ये तो अभी के लिए नहीं है, तो आगे जाके जब भी आपका ऐसा मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी देता है, तो आपको फंक्शन का नेचर फाइंड आउट करके पहले उसके बाद डिसाइड करना है कि यहाँ का क्या फंक्शन आता है। सो जब एक्स का वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में रहता है, तो हमारा फंक्शन तो cos x ही है। जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन पाई हो गया, ग्रेटर देन पाई हुआ, तो फंक्शन क्या लेना है, sin x माइनस 1, ठीक है। इन दोनों को हम अच्छे से प्लॉट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ओके। सो ये दे रहा है, ऐसा है, 0 से लेके पाई के बीच में वैल्यूज ले रहा हूँ। सो पहले पाई तक वैल्यूज ऐसा आएगा, ठीक है। फिर पाई के बाद क्या फंक्शन लेना है, sin x माइनस 1 लेना है, sin x माइनस 1 लेना है। तो sin x माइनस 1 का ग्राफ कैसा आता है, तो sin x का ग्राफ तो हमको पता ही है, sin x का ग्राफ ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 हुआ, y का वैल्यू 0 हो गया, राइट। अब sin x माइनस 1 का जो ग्राफ आता है, sin x माइनस 1 का ग्राफ आता है, जब x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू -1 आ जाएगा। मतलब ये जो भी ग्राफ है वो
एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा आएगा, बस -2 तक जाएगा, ऐसा आता रहता है। ठीक है, एग्जैक्टली पाई पे, क्योंकि पाई के आगे मेरे को फंक्शन तो ठीक है, कौन सा फंक्शन है, cos x ही तो है। अब पाई के बाद वैल्यूज, पाई के बाद हमारा फंक्शन sin x - 1 है। तो वहां जब एग्जैक्टली पाई रखा तो sin पाई का वैल्यू क्या दे देता है, sin पाई का वैल्यू 0, 0 - 1 तो ये मेरा cos x भी -1 ही दे रहा है। तो मतलब यहाँ का जो ग्राफ है एग्जैक्टली पाई पे, ये तो -1 से ही स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा कलर चेंज करके देख लीजिए, ये तो -1 है, तो -1 से लेके वैल्यू किधर जाएगा, cos 3π/2, 3π/2 नेक्स्ट जो है 270 डिग्री, 270 पे साइन वैल्यू क्या देता है -1, और sin x -1 है ना, तो -1 - 1 -2 बन जाता है। तो हमारा जो कर्व जा रहा है ऐसा -2 तक जाएगा, फिर आएगा ऊपर ऐसा आके 0 को टच करके ऐसा निकलता है। ये हमारा हो गया y = sin x - 1 का कर्व। समझ में आया? ठीक है, अब ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस क्या दिया है, g of x is discontinuous at x is equal to pi। x is equal to pi पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है क्या, अभी हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिए। अब x is equal to pi पे लेफ्ट हैंड से आ रहे तो वैल्यू हमारा वैल्यू क्या दे रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस पाई से कम वैल्यू, कौन सा फंक्शन लेना है, cos x लेना है। जब cos x लिया तो वैल्यू आ रहा है -1, cos पाई तो है, cos पाई तो है, cos पाई का वैल्यू -1 हो गया। और जैसा आपने वैल्यू पाई प्लस से जा रहा है, तो पाई प्लस पे जा रहा है तो फंक्शन कौन सा लेना है, पाई से आगे वैल्यूज के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, sin x - 1 ही है। तो sin x - 1 अब जब लगाते हैं तो sin पाई का वैल्यू 0 और ये भी -1, ठीक है, 0 - 1 -1 हो रहा है। सो ये फंक्शन अब ग्राफ से भी हम देख सकते हैं एक कंटिन्यूअस बन रहा है। तो पहले ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। फिर f of x is continuous at all belongs to x 0 to infinity, क्योंकि 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम क्या बोल रहे हैं, अब एक ही पॉइंट पे हमारा चेंज हो रहा है, उसके बाद फंक्शन तो sin x - 1 ही है ना, वो फंक्शन तो वैसा जाता ही रहेगा, था वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे चेक करना है, उस पॉइंट पे ऑलरेडी कंटिन्यूअस आ गया है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, सेकंड वाला सही है। अब तीसरा है g of x is differentiable and d of x is differentiable at x is equal to pi। अब x is equal to pi पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। पाई पे देख लीजिए क्या हो रहा है, ग्राफ में थोड़ा लग रहा है कि यहाँ कस्प जैसा कुछ हो रहा है। अगर आप ग्राफ से अगर नहीं बता सकते तो सीधा सीधा फंक्शन जो दिया है वो तो आसान फंक्शन ही दिया है ना, तो उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो। जब डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ 0 से लेके पाई तक, कौन सा फंक्शन है, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, डिवाइड x ऑफ cos x माइनस sin x आया, जब x का वैल्यू लेस देन पाई ले रहते हैं, समझे। अब जब x का वैल्यू ग्रेटर देन पाई लेना है तो उस टाइम पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, sin x - 1 है ना, तो sin x - 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x ही होता है, cos x when x is greater than pi। ठीक है, ये मेरा अब डैश ऑफ x का है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन का है। अब लिमिट लगाओ, जैसा आप x का लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस पाई का वैल्यू आप लगाते हैं तो माइनस साइन पाई हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है, ये डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये आ रहा है -0 मतलब 0 आ रहा है। ठीक है, और जैसा आपने एक्सटेंडिंग टू पाई प्लस पे करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, वो आ रहा है cos x विच इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे, x इज इक्वल टू पाई पे, x इज इक्वल टू पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और g ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, वो भी नहीं है, क्योंकि 0 पाई पे तो डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है ना, तो मतलब इसका सही आंसर क्या है, दूसरा है। समझ में आया बच्चे? थैंक यू।